Good morning, students. Welcome in today's class. Myself, Jiaul Haq, and I am taking the biology in your class. Okay? बेटा हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी. बच्चों, अगर टाइम बचा तो हम आज शायद नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. उससे पहले बच्चों, जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसकी एक दो एक्टिविटी है वो और समझा देता हूँ. फटाफट आप हैंड रेज कर दीजिए यदि आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है. रेज ऑल द स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड. अगर आपको ऑडियो वीडियो साउंड और क्लैरिटी आ रही है तो फिर आप हैंड रेज कर दीजिए. ओके बेटा, लेट वी स्टार्ट द टुडेज टॉपिक. बच्चों, नेक्स्ट एक्टिविटी है, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इसेंशियल है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट इसेंशियल है. तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट यानी कि लाइट भी इसेंशियल है. तो हमारी आज की एक्टिविटी का नाम है लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. तो हम इसको चेक करेंगे, ये हमारा एम है. इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए बच्चों? हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, लीव चाहिए, हमें लीव चाहिए, इसके अलावा एक ब्लैक स्ट्रिप चाहिए. सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रोसीजर में कि एक प्लांट लेंगे, पोटेड प्लांट लेंगे, और इस प्लांट को हम क्या करेंगे डार्क रूम में रख देंगे 3 से 4 दिन के लिए. 3 से 4 दिन में डार्क रूम में रखने पर बेटा इनका जो स्टार्च है वो सारा कंज्यूम हो जाएगा और नया फोटोसिंथेसिस नहीं होने से ग्लूकोज और स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा. उसके बाद में बेटा हम क्या करेंगे, उस प्लांट को लेंगे और उस पोटेड प्लांट को हम सनलाइट के अंदर रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए. लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जो किसी एक लीव के ऊपर हम एक ब्लैक स्ट्रिप जो है चिपका देंगे. दोबारा सुन लीजिए, सनलाइट में रखने से पहले वो जो लीफ है उस एक लीफ के ऊपर हम एक ब्लैक स्ट्रिप चिपका देंगे आगे, जिससे क्या है वहां पर सनलाइट ना गिर सके. अब क्या करेंगे बेटा, इस पोटेड प्लांट को हम सनलाइट में रख देंगे 2 से 3 आवर्स के लिए, और 2 से 3 घंटे के बाद में हम क्या करेंगे, उस लीफ को प्लग करेंगे, और प्लग करने के बाद में उसकी जो ब्लैक स्ट्रिप वाला पार्ट है वो हटा देंगे, और उसके बाद में वाटर बाथ में या फिर एक बीकर के अंदर अल्कोहल ले लेंगे, 70% अल्कोहल. इसके अंदर हम लीव को जो है डिप कर देंगे, लीव को क्या कर देंगे, डिप कर देंगे. ये बेटा हमने डिप कर दिया इसको, और अब बेटा इसको हम एक दूसरे बड़े बीकर के अंदर जिसमें हम वाटर लेंगे और उसके अंदर उसको हीट करेंगे. तो आपको पता ही है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं. अब बेटा क्या करेंगे, हम इस लीफ को बाहर लेंगे, और बाहर लेने के बाद में एक पेट्री प्लेट के अंदर क्या करेंगे बेटा, एक पेट्री प्लेट के अंदर हम इस लीफ को रखेंगे. ये हमने बेटा इसको रख दिया यहाँ पर. अब बेटा क्या करेंगे, इसके ऊपर हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे. क्या डालेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे. तो बच्चों जहां पर ब्लैक स्ट्रिप थी उस एरिया के अंदर, उस एरिया के अंदर कोई भी कलर नहीं आएगा, कोई भी कलर जो है अपीयर नहीं होगा. और ब्लैक स्ट्रिप वाले पार्ट से जो दूसरे भाग हैं वहां पर ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा. जैसे ही हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे वहां पर ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा. अब इसका क्या रीजन है बच्चों, जिस भाग को हमने कवर कर दिया था लीफ के, वहां पर सनलाइट नहीं गिरी, तो वहां पर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, और ग्लूकोज का स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं. और बाकी जो एक्सपोज पार्ट थे वहां पर सनलाइट गिरी और फोटोसिंथेसिस हुआ. तो इसी वजह से जब स्टार्च का टेस्ट किया गया तो जो ब्लैक स्ट्रिप वाला पार्ट है वहां पर कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, यानी कि जो आयोडीन टेस्ट है वो पॉजिटिव नहीं आया. और उसके अलावा जो पार्ट है लीफ का वो पॉजिटिव टेस्ट शो किया. तो इस तरीके से शो होता है कि लाइट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट लेते हैं, क्या रेस्पिरेशन के दौरान, नेक्स्ट जो है एम अपना ये चेक करना है कि रेस्पिरेशन के दौरान क्या CO2 रिलीज होती है क्या. तो इसको हम चेक करते हैं. एम हमारा क्या है, टू टेस्ट दैट CO2 CO2 releases CO2 releases during
रेस्पिरेशन, CO2 रिलीजेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये हमें चेक करना है बेटा। तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे बेटा, दो बड़ी टेस्ट ट्यूब लेंगे। हम क्या लेंगे बेटा, दो बड़ी टेस्ट ट्यूब लेंगे, ओके। और दोनों के अंदर हम लाइम वाटर लेंगे, यानी कि चूने का पानी लेंगे। क्या लेंगे, जो कि लाइट कलर का होता है। ये हमने बेटा लाइम वाटर ले लिया दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, ले लिया, ओके। अब क्या करेंगे, ये लाइम वाटर है, ये लाइम वाटर है जो कि हल्का व्हाइट सा होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एयर ट्यूब लेंगे। क्या लेंगे, एक एयर ट्यूब लेंगे। ये एक एयर ट्यूब ले लिया हमने, ठीक है बेटा। और इस एयर ट्यूब को हम पंप करेंगे। क्या करेंगे, पहले डालेंगे हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इस एयर ट्यूब का जो पिस्टल है उसको हम पंप करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो जाएगी लाइम वाटर के अंदर, और काफी देर करने पर क्या होगा, हल्का मिल्की होना शुरू हो जाएगा। जो लाइम वाटर है वो हल्का मिल्की होना शुरू हो जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कांच की एक ग्लास बेंड ट्यूब ले लेंगे, या बेंड ट्यूब नहीं, वैसे ही ठीक है, ये कांच की ट्यूब ले लेंगे, ठीक है बेटा। और इस ट्यूब के अंदर हम मुंह लगाएंगे और मुंह से हवा रिलीज करेंगे। तो जैसे ही हम मुंह से हवा रिलीज करेंगे तो इस टेस्ट ट्यूब का जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। इसका कारण क्या है बच्चों, कि जब हम एयर रिलीज करेंगे, जैसे मान लो लाइम वाटर का तो ये हो गया फॉर्मूला, जब हम एक्सेल करेंगे तो CO2 की रिएक्शन होगी। तो CO2 की रिएक्शन होने से क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और क्या निकलेगा बेटा, H2O निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। दोबारा सुन लीजिए कि जब हम जो एयर ट्यूब है उससे जब हम पंप करते हैं तो एटमॉस्फेयर की एयर धीरे धीरे जाती है और उसमें और भी कई सारी गैसेज होती हैं। तो यहाँ का जो लाइम वाटर है वो धीरे धीरे मिल्की होता है, काफी टाइम लगता है उसमें। लेकिन जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें जब हम कांच की ट्यूब डाल के सीधा हम एक्सेल करते हैं तो CO2 रिलीज होती है, सीधे लाइम वाटर में मिक्स हो जाती है, और जो ट्यूब के अंदर जो लाइम वाटर है उसका कलर मिल्की हो जाता है। कलर क्या हो जाता है बेटा, मिल्की, मिल्की व्हाइट हो जाता है। और क्यों हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 की रिएक्शन होती है, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि मिल्की कलर का हो गया, और वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो इससे ये शो होता है कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन वी रिलीजेस द CO2। रेस्पिरेशन के दौरान हम CO2 रिलीज करते हैं, ओके बेटा। एक और एक्टिविटी लेते हैं हम। अच्छा, अब बेटा मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि आपको जनरली जो लैब मैनुअल में जब अलग है, उनके प्रैक्टिकल्स अलग हैं आपके, जो अपन स्कूल्स ओपन होंगी तब अपन इसको करेंगे। जो लैब मैनुअल में जो प्रैक्टिकल्स लिखने होते हैं उनमें आपको क्या क्या पॉइंट ऐड करने होते हैं, इंक्लूड करने होते हैं। सबसे पहला एम या ऑब्जेक्ट, सेकंड नंबर पर आता है इसेंशियल रिक्वायरमेंट के जो भी आप आर्टिकल यूज ले रहे हैं उनके नेम। थर्ड नंबर पर आता है कोई भी अगर कोई प्रिंसिपल है, कोई सिद्धांत है, कोई थ्योरी है तो वो आप दे सकते हैं। और उसके बाद में आता है प्रोसीजर या मेथड, उसमें आपको एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर बताना होता है। फिर जो पॉइंट आता है वो आता है ऑब्जर्वेशन के, क्या आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं। देन फिर लास्ट में आता है रिजल्ट, और रिजल्ट जो भी है एक लाइन में देने के बाद में, एक या दो लाइन में देने के बाद में जो लास्ट पॉइंट है वो है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन बेटा कोई एक या दो लिखनी होती है। तो इस तरीके से, तो इस एक्टिविटी में समझ गए होंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या थी। दो टेस्ट ट्यूब थी, एयर ट्यूब है, एक कांच की ग्लास ट्यूब भी है, तो ये लाइम वाटर है। तो इस तरीके से एक और एक्टिविटी लेते हैं बेटा, कि जो फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन आप सभी समझते हैं, ये एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है, और इसके अंदर जो फूड कंपोनेंट है या जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो डिकम्पोज होते हैं और रिलीज होता है CO2। तो अपन को क्या चेक करना है, टू टेस्ट दैट CO2, to test that CO2 releases during the releases during the fermentation,
किसके दौरान निकलता है? फर्मेंटेशन के दौरान। ओके बेटा, तो अब क्या करना है भाई? वही रिक्वायरमेंट के इसमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक ऑयल चाहिए, ऑयल चाहिए, और कॉर्क या प्लग चाहिए इसको एनक्लोज करने के लिए। हम क्या करेंगे बेटा, एक बड़ी टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक लार्ज टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, और इनके अंदर हम क्या कर देंगे बेटा, शुगर का सॉल्यूशन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? शुगर का सॉल्यूशन डाल देंगे। ओके, इनमें शुगर का सॉल्यूशन डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम एक ऑयल डालेंगे, जिससे क्या है, ऑयल की लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, जिससे क्या है कि कोई भी एयर अंदर ना आ सके। अच्छा, ऑयल की लेयर डालने से पहले इस शुगर सॉल्यूशन में हम यीस्ट पाउडर डाल देंगे। क्या डाल देंगे? यीस्ट पाउडर डाल देंगे। और अब क्या करेंगे, इसको हम कॉर्क से प्लग कर देंगे, तो ये सील पैक हो गया। अब बेटा क्या होगा, यीस्ट आपको पता ही है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, और वो क्या करेगा, शुगर सॉल्यूशन में जो शुगर है उसको डिकम्पोज करना या उसको कन्वर्ट करना शुरू करेगा, और जो है उससे क्या बनेगा, CO2 बनेगा। अब यहाँ पर एक चीज और, अब बच्चों हम एक टेस्ट ट्यूब और लेंगे इसमें। इस टेस्ट ट्यूब में भी बेटा क्या करेंगे, हम लाइम लाइम वाटर लेंगे। क्या लेंगे? लाइम वाटर लेंगे। ये मान लो लाइम वाटर ले लिया हमने, ध्यान से सुनते जाइए। अब बेटा ये जो कॉर्क है, इस कॉर्क को हम ऐसा लेंगे कि इसके अंदर एक छेद हो, जहां से हम ग्लास की जो डबल साइड जो बेंड ट्यूब है वो एंटर करवा सकें। देखिए ध्यान से आप, तो ये बेटा स्ट्रक्चर आपको नजर आ ही रही है। ये हो गया शुगर सॉल्यूशन, बेटा ये हो गया शुगर सॉल्यूशन, और ये हो गई ऑयल की लेयर, ये हो गई ऑयल की लेयर, और ये हो गया बेटा कॉर्क। तो इस तरीके से अब देखिए, जब बेटा यहां पर फर्मेंटेशन होगा और शुगर का कन्वर्जन होगा इथाइल अल्कोहल में, और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 भी रिलीज होगी, तो ये CO2 यहां से निकल के इस ट्यूब के द्वारा इसमें आ जाएगी। यहाँ क्या है बेटा, लाइम वाटर है, तो लाइम वाटर का कलर धीरे धीरे मिल्की व्हाइट होना शुरू हो जाएगा। तो लाइम वाटर का कलर जब मिल्की व्हाइट होना शुरू हो जाए, तो समझ जाइए कि इसमें CO2 आ रही है। और ये क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर फर्मेंटेशन होने की वजह से आ रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये शो होता है कि CO2 इज रिलीजेस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के दौरान CO2 निकलती है। तो बेटा इस चैप्टर में हम इतनी ही करेंगे एक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर एक और एक्टिविटी है इस चैप्टर में कि स्टोमेटा के ऑब्जर्वेशन कीजिए। तो मैंने शायद आपको 9th में भी मैंने प्रैक्टिकली करवाया है। स्लाइड जो बनाते हैं बेटा अपन, जो लीफ है, लीफ की एपिडर्मिस की हम स्टेनिंग करके और हम स्लाइड बनाते हैं, और उसमें हम स्टोमेटा को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आपके वैसे भी है प्रैक्टिकल के अंदर, तो हम जब स्कूल्स रीओपन होगी तो इसको प्रैक्टिकली हम अलग से कर लेंगे। और इस चैप्टर में हम इतना ही रखेंगे। अब बात करते हैं बच्चों, आपके एग्जाम्स हैं 1 जून से, और बायोलॉजी का एग्जाम अलग हो रहा है, और इसके अंदर मैंने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर दिया है। आपको पता ही है कि जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है वो काफी लेंथी है, तो मैंने एक चैप्टर दिया है बायो के अंदर। और बेटा इसमें जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, और आपको स्लॉट्स में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और आपका जो कैमरा है वो आपकी कॉपी के ऊपर रहना चाहिए, जिससे आप दिखाई दें कि हाँ भी आप टेस्ट दे रहे हैं। और आपको क्वेश्चन स्लॉट्स में देंगे तो 40 मिनट्स का आपको टाइमिंग देंगे, तो टोटल ऑन एन एवरेज 1-1.5 घंटे की टाइमिंग मिलेगी आपको उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब सुनिए बेटा, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 20 जो क्वेश्चन है वो मैंने 1 मार्क के रखे हैं। इन 1 मार्क के क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, MCQs हैं, और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 वर्ड और 1 लाइनर है। तो इसको आपको क्विकली सॉल्व करना होगा। इसके बाद में सेकंड पार्ट जो है वो होगा 50 वर्ड्स के आंसर्स वाला, जिसमें टोटल 5 ही क्वेश्चंस हैं जो कि 3 मार्क्स के होंगे। और इसके बाद में बेटा इसको भी लमसम आपको 30 से 40 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लास्ट स्लॉट होगा उस 40 मिनट्स में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने होंगे, जो कि केवल 3 क्वेश्चंस ही होंगे, जो कि 5 मार्क्स के होंगे, जो कि डायग्रामेटिक भी हो सकते हैं या थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं।
और वो भी और वाले होंगे, उसमें चॉइस दी गई होगी, ऑप्शंस होंगे। तो बेटा दोबारा सुन लीजिए, 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव पास वाला क्वेश्चन सेट होगा आपका, सेकंड पार्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चंस वाला, और जो लास्ट पार्ट है वो 5 मार्क्स का होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 3 ही होंगे। तो ये मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट बता दिया है, एक पैटर्न बता दिया है। अब आप अपनी तैयारी कीजिए। कई बच्चों की क्वेरी ये हो सकती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है। तो बेटा जब आप कंटेंट रीड करते हैं, तो उस कंटेंट को रीड करते करते ही जहां भी कोई साइंटिस्ट का नेम आ रहा है, किसी केमिकल का नेम आ रहा है, कोई स्पेशल डिस्कवरी आ रही है, या कोई केमिकल कॉम्पोजिशन है, तो या कोई स्पेशल एंजाइम का नाम आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, वन लाइनर या एमसीक्यूज में आ सकता है। और जो उसकी डिटेल है, जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, या कोई डायग्राम है, तो फिर वो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आएगा। तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब फटाफट हैंड रेज कर दीजिए जिनको यहां तक कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रेज द हैंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ध्रुव। हाँ बताइए। सर मैं बोल रहा था कि जब अपने लीफ को अल्कोहल में क्यों डिप करते हैं सर? वो अल्कोहल में इसलिए डालते हैं और फिर उसको वाटर बाथ के रूप में हीट इसलिए करते हैं, जिससे क्या है कि जो क्लोरोफिल पार्ट है वो उसका डिसॉल्व हो जाए, जिससे क्या है कि जो लीफ है वो कलरलेस हो जाए। फिर अब उस लीफ के ऊपर हम सीधा जब स्टार्ट आयोडीन डालते हैं, तो वो जो टेस्ट है वो जल्दी से हमें पता चल जाता है। नहीं तो क्या, ग्रीन लीफ होगी ना, तो उस पर हम आयोडीन डालेंगे तो हो सकता है कि कलर ऑब्जर्वेशन में हमें दिक्कत आए। आगे बात समझ में? तो हम क्या करते हैं कि उसको अल्कोहल में पहले हीट कर लेते हैं, जिससे क्या है कि क्लोरोफिल डिसॉल्व हो जाता है, जो ग्रीनिश कलर है वो उसका हट जाता है, कलरलेस कंडीशन आ जाती है। अब जब आयोडीन डालेंगे तो जहां भी स्टार्च होगा तो वहां पर वो ब्लू या ब्लैक कलर शो करेगा। ओके बेटा, एनी अदर? और कोई? Good morning, वरुण। sir. Good हाँ, गुड morning. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर Sir, यू? ये last वाली activity, I am fine, sir. क्या कह रहा है? Sir, last वाली activity समझ नहीं आई। कौन सी? ये यीस्ट वाली? वाली जो सब। ये वाली? हाँ हाँ, सर। तो इसमें क्या सिंपल ही तो है, अपन को चेक करना है कि क्या फर्मेंटेशन क्या है, ये तो तेरे को पता है भाई। फर्मेंटेशन क्या है? एक एनारोबिक रेस्पिरेशन जो यीस्ट में या बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसके अंदर जो शुगर है या जो पॉलीसेकेराइड्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इथाइल अल्कोहल के अंदर, और साथ में CO2 भी रिलीज होती है। तो इसको हम चेक करना है कि क्या CO2 निकलती है क्या। तो हम क्या करेंगे, एक बड़ी टेस्ट ट्यूब ले लेंगे जिसके अंदर शुगर का सॉल्यूशन ले लेंगे, और उसको हम उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर और डाल देंगे, जिससे क्या है कि वो पैक हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉर्क लगाते हैं, और एक और टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर हम लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी लेते हैं, जो कि हल्का व्हाइटिश होता है। अब हम यहाँ पर एक ग्लास की डबल बैंड ट्यूब डालेंगे। आगे बात समझ में? थोड़ी देर इस एपरेटस को छोड़ने के बाद क्या होगा कि जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाएगा, दूध जैसा व्हाइट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से। क्यों? क्योंकि जब शुगर सॉल्यूशन का कन्वर्जन होगा यीस्ट के द्वारा, तो वो क्या है, कन्वर्ट होएगा इथाइल अल्कोहल में, CO2 में। वो CO2 यहाँ से रिलीज होगी, और यहाँ से रिलीज होकर कहाँ आ जाएगी, लाइम वाटर में आ जाएगी। तो इसलिए CO2 की रिएक्शन की वजह से उसका कलर मिल्की व्हाइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम यीस्ट भी डालते हैं, जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें यीस्ट भी डालते हैं। ओके, और कोई? हाँ, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा बताइए। हाँ, सर अपेक्षा। एक बार आप वो हाँ पेपर का बोलो। फॉर्मेट वापस बता देंगे? हाँ 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 बेटा, जरूर बता दूंगा मैं, थोड़ा तेज बोलो आप, है ना। चलो मैं बताता हूँ। देखो, जो पेपर होगा आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, तैयारी करनी है और अच्छी तैयारी करनी है, और फिर रिलैक्स मोड में टेस्ट देना है। ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा टेंस होके, ठीक है, ये नॉर्मल टेस्ट ही होंगे, लेकिन हाँ होंगे आपके ऑनलाइन। और उस समय आपको टाइम शेड्यूल दे दिया जाएगा कि भाई ठीक है, 9 से लेकर 10:30 या 11 बजे तक टेस्ट है। तो आपका जो मोबाइल का जो कैमरा है वो आपकी कॉपी के ऊपर रहना चाहिए, जिससे क्या हमें ऑब्जर्वेशन में रहे कि आप टेस्ट दे रहे हो। अब टेस्ट में क्या है कि 4 जो है सेक्शन हो जाएंगे। मेरे बायो के अंदर 4 सेक्शन है। सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क के 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आगे बात समझ में? सेक्शन बी के अंदर 1 मार्क के ही होंगे, लेकिन 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे, 1 लाइन वाले होंगे, जिनका आंसर या तो 1 वर्ड में होगा या मैक्सिमम 1 लाइन के अंदर होगा।
आगे बात समझ में। और जो सेक्शन सी होगा उसमें 5 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, आगे बात समझ में। तो उसमें आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना होगा 40 से 50 वर्ड्स के अंदर, आगे बात समझ में। और जो लास्ट सेक्शन डी है वो लॉन्ग आंसर का होगा, जो कि डायग्रामेटिक भी हो सकता है, जिसमें 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बता ही देता हूं बेटा, आपको एक ब्लूप्रिंट बता ही देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि जो सेक्शन ए है क्वेश्चन पेपर के अंदर, जो सेक्शन ए होगा उसके अंदर एक तो एमसीक्यू पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आगे बात समझ में। इसमें आपके बेटा 10 क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क के होंगे। कितने मार्क के होंगे? 1 मार्क के। तो 10 मार्क्स का ये पोर्शन हो गया। ओके, आप नोट कर सकते हैं बेटा। सेक्शन जो बी है उसके अंदर भी उसके अंदर जो है 1 लाइनर्स होंगे या 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस होंगे, 1 वर्ड या 1 लाइन। इसमें बेटा 10 क्वेश्चन है और वो भी 1 मार्क के ही है। ओके, तो ये भी 10 मार्क्स का पोर्शन हो जाएगा सेक्शन बी। अब लेते हैं सेक्शन सी। जो सेक्शन सी है बेटा, इसके अंदर जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्या है? जो कि शॉर्ट आंसर टाइप ही है। क्या है? जो शॉर्ट आंसर टाइप। लेकिन शॉर्ट आंसर का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ही 1-2 लाइन में आंसर दो इनका, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और इनके आंसर्स आपको 40 या 50 वर्ड्स में देने होंगे, ठीक है बेटा। तो ये टोटल 5 ही क्वेश्चन है और कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स के हैं। तो बेटा सेक्शन सी जो पोर्शन है वो आपका हो जाएगा 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का हो जाएगा? 15 मार्क्स का। और जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन डी, तो ये होगा बेटा लॉन्ग आंसर का। अब इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग आंसर का मतलब थ्योरेटिकली होगा सारा, हो सकता है डायग्राम्स भी पूछ लें लॉन्ग आंसर टाइप। तो अगर डायग्राम पूछेंगे तो फिर उसकी थ्योरी नहीं आएगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, इसके अंदर बेटा 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन का मार्किंग होगी 5 मार्क्स। तो टोटल 15 मार्क्स का ये हो जाएगा। ओके बेटा, तो आपके 10 मार्क्स का एमसीक्यू, 10 मार्क्स का 1 वर्ड वाला पोर्शन, शॉर्ट आंसर जो 50 वर्ड्स में आंसर देने हैं वो 3 मार्क्स का पोर्शन है, वो 15 मार्क्स का हो जाएगा। और जो सेक्शन डी है लॉन्ग आंसर में, वो आपके 3 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा जो कि चॉइस में होगा, यानी कि एक क्वेश्चन के और में 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है आपको। तो ये 15 मार्क्स का हो गया। तो 15 + 15 30, 30 + 20 50। अंडरस्टूड? अपेक्षा अपना हैंड रेज कर दो, अपेक्षा, यदि आपको समझ में आ गया ये। ओके, अपेक्षा। Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. हेलो। Hello. हाँ हेलो। Yes, sir. हाँ अपेक्षा। हाँ बेटा। Yes, sir. हाँ बताइए Sir, क्या प्रॉब्लम है। सर कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है, आपने तो बोला भी हाथ ऊपर करने को। अच्छा अच्छा, हैंड रेज कर दिया आपने, ठीक है बेटा। अब तो समझ में आ गया, 4 सेक्शंस हाँ थे, सर, कर ठीक दिया। है ना हाँ बेटा। सर। कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, आराम हाँ। से अच्छे से तैयारी करो, आप एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, है ना। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूं? एनी अदर? कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स भी हैं हमारे यहाँ, कपिल, धायल, हार्दिक,
जो कि कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। हाँ वरुण, हाँ वरुण भी इनमें शामिल हो गया है लिस्ट में। हाँ हाँ सर सभी हाँ सब्जेक्ट बताओ ऐसे सर सभी क्या कह रहे हो? सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट में सभी ऐसे पेपर सब्जेक्ट्स, होंगे। हाँ सर। देखो एग्जाम सभी सब्जेक्ट्स में होंगे, लेकिन सभी टीचर्स आपको पैटर्न बता देंगे अपने सब्जेक्ट का ना। मैंने आपको बायो का बता दिया है कि भाई 50 मार्क्स का पेपर होगा ना, और अदर एग्जाम भी 50 मार्क्स के होंगे, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, ऑनलाइन होगा। टाइम शेड्यूल आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। और ड्यूरिंग द जो एग्जाम जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपका जो कैमरा है वो आपकी नोटबुक की ओर रहना चाहिए। आई बात समझ में? तो बाकी रूल रेगुलेशन सेम चलेंगे। जो पेपर का पैटर्न है वो आपको मैथ्स के सर हैं वो बता देंगे, या जो दूसरे सब्जेक्ट वाले टीचर्स हैं वो आपको बता देंगे। मैंने आपको बायो का एक्सप्लेन कर दिया है ना। ओके, और कोई? युवराज morning, जागा, गुड Good morning. मॉर्निंग युवराज, कैसे हो? हाँ sir. I बताइए। am fine. हाँ Sir, आई एम ऑल्सो फाइन। हाँ हाँ बेटा, बायो का पेपर कौन से दिन है? क्या कह रहे हो? बायो का पेपर कौन से दिन है? कौन से दिन है मतलब? क्या डेट क्या नहीं, बायो का जो एग्जाम है होगा, क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? सर कौन सी डेट को होगा? वो आपको टाइम टेबल बता देंगे। 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं ना, उससे आपको 2-3 दिन पहले आपको टाइम शेड्यूल दे देंगे और आपका टाइम टेबल भेज देंगे कि इस डेट को ये एग्जाम होगा ना। तो उसमें आप बेफिक्र रहिए ना, वो आपको भेज देंगे शेड्यूल। ओके, और कोई? देखो बेटा, मैनेजमेंट एकदम लगातार एक्टिव है और वो आपको हर डिटेल इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं ना। तो आपको इसलिए इसको टेंस होके बैठने की जरूरत नहीं है इसके लिए ना। आप तो जस्ट तैयारी कीजिए और प्रिपेयर रहिए 1 जून से जो एग्जाम है उनके लिए, है ना। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, हाँ मोनेश, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, तेज बोलो, थोड़े तेज बोलो, है ना, स्पीक लाउडली, है ना। हेलो। हाँ हाँ बेटा बताइए। यस सर। सर हाँ बेटा बताइए। हाँ सर मोनेश, मेरे को ये पूछना है कि सर एक्टिविटी क्या सर लॉन्ग आंसर्स में? क्या एक्टिविटीज? एक्टिविटीज नो बेटा, नो एक्टिविटीज तो एडिशनल हो गया ना, है ना बेटा, एडिशनल है। तो आपको तो जो चैप्टर है ना, थ्योरेटिकल पोर्शन सारा जो डायग्रामेटिक वो सारा तैयार करना है ना। एक्टिविटीज नहीं पूछेंगे आपसे, ओके बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट आ गया, ठीक है। और कोई? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हार्दिक, हाँ हाँ गुड आफ्टरनून बेटा, जल्दी पूछो क्योंकि फिर आगे स्टार्ट भी करना है। हाँ थोड़ा सा हाँ सर, बताइए बेटा। बोर्ड से आप थोड़ा सा सर, बोर्ड से आप थोड़ा सा हट सकते हो सर? मेरी वीडियो बंद हो गई थी तो सर मेरे को देखना है एक बार। थैंक यू सर। हाँ अब दिखाई दे रहा है आपको बेटा? बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ इसको नोट कर लो हार्दिक, ठीक है बेटा। कर लिए सर स्क्रीन। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक। आप 1 जून से जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और बाकी टेंशन आपकी नहीं है, बाकी टेंशन स्कूल की है, मैनेजमेंट की है, टीचर्स की है। वो आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे और आपको उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है ना। तो आप तो बस फोकस कीजिए अपने सब्जेक्ट को तैयार करने में। तो मैं ये रफ कर दूं? ओके, एक्टिविटीज नहीं पूछेंगे आपसे, आपसे तो जो चैप्टर है काफी लेंदी है वही आपके कोर्स में दिया है, ठीक है बेटा। आज हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अब टाइम कम बचा है, तो खाली इंट्रोडक्शन ही हो पाएगा। अपना जो चैप्टर 7 है बायोलॉजी में 10th के अंदर, उस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, फिर इसको कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट की। बच्चों मूवमेंट क्या है? बच्चों जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो भी उनकी चेंजेस आते हैं, जो आउटर अपीयरेंस है बॉडी की, तो उसके अंदर जो भी जो चेंजेस आते हैं उनकी पोजीशन में, तो उन्हें हम मूवमेंट कहते हैं। और जो मूवमेंट होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो है ग्रोथ मूवमेंट। क्या है बेटा? ग्रोथ मूवमेंट। और जो मूवमेंट का सेकंड टाइप है वो है मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट। जो सेकंड टाइप है बेटा वो है नॉन ग्रोथ मूवमेंट। क्या है? नॉन ग्रोथ मूवमेंट।
ओके, अब ये क्या है? देखो बेटा, जो ग्रोथ मूवमेंट है ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रोथ मूवमेंट प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, और प्लांट्स के अंदर नॉन ग्रोथ मूवमेंट भी पाए जाते हैं। सपोज करो कोई बीज है, कोई सीड है, वो जर्मिनेट हो रहा है, तो सीड के जर्मिनेशन से जो मूवमेंट हो रहा है वो है ग्रोथ मूवमेंट। वो है क्या है बेटा? ग्रोथ मूवमेंट। कोई ब्रांच है वो डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही है, वो भी ग्रोथ मूवमेंट है। तो ये तो हो गए ग्रोथ मूवमेंट। अब कोई ब्रांच हिल रही है तो वो हो गया नॉन ग्रोथ मूवमेंट। जबकि एनिमल्स के अंदर बच्चों नॉन ग्रोथ मूवमेंट पाए जाते हैं। जैसे कि बिल्ली रनिंग कर रही है, जो कैट है वो रनिंग कर रही है, तो ये नॉन ग्रोथ मूवमेंट है। आप वॉकिंग कर रहे हो तो ये नॉन ग्रोथ मूवमेंट है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये नॉन ग्रोथ मूवमेंट है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट लेते हैं हम कंट्रोल, क्योंकि हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा कंट्रोल क्या है? बच्चों कंट्रोल एक पावर है हमारे अंदर, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल के अंदर एक पावर है किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने की, या उसको स्लो करने की, या उसको स्टॉप करने की। तो इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आएगी? कंट्रोल इज द पावर ऑफ रेगुलेशन। कंट्रोल इज द power of regulation to start any function, to slow down any function, to stop the any function. This is called control. सेकंड लेते हैं कोऑर्डिनेशन। सेकंड क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन। बच्चों आपने देखा होगा कि जब आप खाना खाते हो, जब आप खाना खाते हो तो उस समय आपके कई सारे ऑर्गन एक्टिव रहते हैं एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में। यानी कि आपका हैंड खाने को उठाएगा, आपकी जो नोज है वो स्मेल करेगा, आपका जो टंग है उसके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो टेस्ट को चेक करेंगे, और जब फूड अंदर जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में तो उस समय लीवर भी अपने सिक्रेशन को रिलीज करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी रिलीज करेगा। तो एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन हो गया, ठीक है ना। और ये कई सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करके क्या करते हैं, इस प्रोसेस को, डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या आएगी बच्चों? बायो में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो टर्मिनोलॉजी, कि आपको नए नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि आप इन वर्ड्स को अंडरलाइन करिए और उनका मीनिंग आप मेरे से पूछिए, आप डिक्शनरी में देखिए, आप कैसे करके उनका मीनिंग पता लगाइए, और फिर उस मीनिंग को आप उस वर्ड के ऊपर ही पेंसिल से लिख लीजिए। तो ये तरीका है। तो जितनी ज्यादा टर्मिनोलॉजी सीखेंगे बायोलॉजी में, आपका नॉलेज उतना ही ज्यादा गहरा होता चला जाएगा। सेकंड है बच्चों, जहां बच्चे फंसते हैं, सेकंड है डेफिनेशन। बच्चों को डेफिनेशन देनी नहीं आती, उनको पता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, लेकिन वो एक्सप्रेस करना नहीं जानते। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कोई टॉपिक का नॉलेज है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन क्या है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेकिन वो इंटर रिलेटेड हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेट होके फंक्शन कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बट इंटर रिलेटेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, the functioning of different but interrelated parts of the body at the same time is called coordination. इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। यानी कि बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं वो डिफरेंट, लेकिन वो इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, और वो सेम टाइम पर वर्क कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो बिना कोऑर्डिनेशन से कोई भी फंक्शन जो है नहीं हो पाएगा सही ढंग से। आई बात समझ में? तो अब बात करते हैं बच्चों हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से आगे के टॉपिक की। बच्चों हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम, एनिमल्स की बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है जो कि न्यूरॉन्स का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूरॉन्स का। तो हमारे अंदर या एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। आई बात समझ में? इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर बच्चों एक हार्मोनल सिस्टम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक हार्मोनल सिस्टम भी पाया जाता है। डिफरेंट टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करती हैं और जो कि डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। तो अब इसको कंबाइनली क्या कहूं मैं? इसको मैं कहूंगा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्या कहूंगा? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके पूरी बॉडी को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं।
एंड दिस इज नोन एज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। जबकि प्लांट्स के अंदर बच्चों कोई भी प्रकार का नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, क्योंकि प्लांट्स के अंदर कोई न्यूरॉन है ही नहीं, नर्वस सिस्टम है ही नहीं। लेकिन प्लांट्स के अंदर बच्चों हार्मोनल सिस्टम होता है। प्लांट्स के अंदर कुछ डिफरेंट सेल्स या ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जो उनके फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करती हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और हम न्यूरॉन के बारे में स्टडी करेंगे कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। फटाफट हैंड रेज कर दीजिए यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी और सारे टॉपिक समझ में आए। प्लीज रेज योर हैंड। ओके बेटा, गुड बाय, कल की क्लास में मिलते हैं।